हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा टू ऑल। HPSC PGT स्क्रीनिंग परी में हम +2 की NCERT कर रहे हैं। आज आप 8वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य, किसान, ज़मींदार और राज्य। तो इसमें सबसे पहला है अकबरनामा के लेखक, तो ये अबुल फजल हैं। आईने अकबरी की रचना सेम अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखन पूरा हुआ 1598 में होता है, इसका लेखन कंप्लीट 1598। नेक्स्ट है शाहनगर, शाहनहर की मरम्मत किसने करवाई थी? तो शाहजहाँ ने करवाई थी। शाहनहर शाहजहाँ ने। नेक्स्ट है मुग़ल काल में आर्थिक इतिहास की जानकारी देने वाला सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ये आईने अकबरी माना जाता है। नेक्स्ट है कि मुग़लकालीन औरतों में रैयत शब्द का क्या अर्थ लिया जाता है? रैयत होता है कृषकों से और प्रजा से, रैयत शब्द का अर्थ। मुग़ल काल में कृषक श्रेणी में क्या नहीं आता है? ज़मींदार, खुदकास्ट, पाहीकास्ट या मुंजारा। तो इसमें जो कृषक श्रेणी है उसमें ज़मींदार नहीं आते। कृषकों की श्रेणियों में पाहीकास्ट, खुदकास्ट और ये मुंजारा थे। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। मुग़ल काल में सरकारी भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। और किसी अधिकारी या मनसबदार को उसकी सेवा के बदले दिया जाने वाला जो भू क्षेत्र होता था वो क्या कहलाता था? तो वो जागीर कहलाती थी। नेक्स्ट है रहट का सामान्य तौर पर सिंचाई के लिए प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो मुग़ल काल में ही रहट का प्रयोग जो है वो स्टार्ट होता है सामान्य तौर पर। अकबर की मृत्यु कब होती है? अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। नेक्स्ट है मुग़ल काल में कौन सी नई फसल कृषि व्यवस्था का हिस्सा बनती है? तो तंबाकू, मक्का, रेशम। याद रखना है, तंबाकू, मक्का, रेशम। नेक्स्ट है कि रबी की फसल की कटाई कब होती थी? रबी की फसल की कटाई होती थी मार्च अप्रैल में। और जाति व्यवस्था में महत्व किसको दिया जाता था? सामाजिक हैसियत को, पैतृक व्यवसाय को, जाति बंधनों को, तो सभी को महत्व दिया जाता था। सामाजिक हैसियत को भी, पैतृक व्यवसाय को भी, जातीय बंधनों को भी। नेक्स्ट आईने अकबरी के कितने संकलन हैं? तो ये 3 संकलन हैं इनके। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के फैसले प्राय किए जाते थे गांव के प्रभावी लोगों द्वारा। ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव प्राय होता था, तो पैतृक आधार पे होता था मुखिया का चुनाव। नेक्स्ट है मुग़ल काल में पंचायत का मुखिया कौन होता था? तो मुकदम या मंडल होता था। जातीय पंचायत का कठोरतम दंड क्या था? सामाजिक बहिष्कार था। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न वर्ग के व्यक्ति को यदि पंचायत में न्याय नहीं मिलता तो वह क्या करता था? तो गांव छोड़कर भाग जाना। क्या करता था? गांव छोड़कर भाग जाता था। फिर नेक्स्ट है कि ग्राम समाज में कृषक एवं गैर कृषक का अंतर समाप्त हो जाता था। फसल की कटाई, निराई व बुआई के समय में यह अंतर समाप्त हो जाता था। कब हो जाता था? फसल की कटाई, निराई और बुआई के समय में। नेक्स्ट है गैर कृषि कार्य की सेवा के बदले अनाज देने की प्रथा के लिए 18वीं शताब्दी में कौन सा शब्द जो है वो अधिक प्रयुक्त होता है? तो ये आता है जजमानी प्रथा। नेक्स्ट है पश्चिमी सरहदों में भारतीय गांवों को क्या कहा जाता था? तो भारतीय गांव को कहा जाता था एक छोटा गणराज्य कहा जाता था। नेक्स्ट कृषि के कार्य में महिला साथ देती थी। फसल की कटाई में भी साथ देती थी, अनाज से दाना निकालने में, फसल की निराई में, तो सभी में साथ देती थी। फिर नेक्स्ट है कि कृषि कार्य करने में यह कार्य मात्र महिलाओं का माना जाता था। कौन सा? खाना पकाने का, सूत काटने का, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी बनाने का, तो ये सभी काम महिलाओं के होते थे। मुग़ल काल में महिलाओं के बारे में प्रमाण मिलते हैं हमें, विधवा पुनर्विवाह के भी प्रमाण मिलते हैं, दुल्हन की कीमत लेने के भी प्रमाण मिलते हैं, महिला का भूस्वामी होने के भी परिणाम मिलते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायतें महिलाओं को न्याय देते समय ध्यान रखती थी, महिला की जाति का ध्यान रखती थी और शिकायतकर्ता का शोषक से रिश्ते का भी ध्यान रखती थी। नेक्स्ट है जंगलवासी मुग़ल राज्य को उपलब्ध करवाते थे। क्या उपलब्ध करवाते थे? हाथी। नेक्स्ट है कि जंगलवासियों की व्यवस्था में परिवर्तन का क्या कारण था? तो परिवर्तन का कारण था एक तो जंगल में उत्पादनों का वाणिज्यीकरण होना, जंगल के सरदारों का सरकारी सेवा में जाना,
और थर्ड है कि जंगलों की कटाई से कृषि का विस्तार होना। तो ये सभी थे इनकी व्यवस्था में परिवर्तन का कारण जंगल के उत्पादनों का वाणिज्यीकरण, जंगल के सरदारों का सरकारी सेवा में जाना और जंगल की कटाई से कृषि का विस्तार हो जाता है। तो ये सभी कारण आ जाएंगे। कृषि संबंधी वह वर्ग कौन सा था जो कृषि उत्पादन पर कब्जा करता था लेकिन स्वयं कृषि नहीं करता था? वो जमींदार होता था, स्वयं कृषि नहीं करता था लेकिन उत्पादन पे उसका कब्जा होता था। निम्नलिखित जमींदार की श्रेणी नहीं है, प्रारंभिक, मध्यस्थ, स्वायत्त। तो ये तीनों थी, ये खुदकास्ट है, ये नहीं थी, ये किसान की एक श्रेणी थी, जमींदार की नहीं थी। नेक्स्ट है मुगल काल में भूमि की मलकियत होती थी, तो भूमि की मलकियत जमींदार के पास ही होती थी। नेक्स्ट है कि जमींदारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या था? तो पैतृक पद्धति, जंगल की सफाई और युद्ध द्वारा क्षेत्र पर अधिकार करना होता था। वो पैतृक पद्धति के द्वारा भी प्राप्त कर वो जमींदारी प्राप्त कर सकता था, युद्ध द्वारा क्षेत्र पर अधिकार करके और जंगल की सफाई से। नेक्स्ट है कि राज्य की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया, कृषकों ने किया, जमींदारों ने, दोनों ने किया था। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? तो अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था को नाम दिया गया टोडरमल का बंदोबस्त। नेक्स्ट है मुगल काल में कर एकत्रित व निर्धारित करने वाला अधिकारी होता था आमिल गुजार। ये कर को एकत्रित करता था और निर्धारित भी करता था। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ जमीन को क्या कहा जाता था? जो सबसे उपजाऊ भूमि होती थी उसको पोलस कहा जाता था। नेक्स्ट है मुगल काल में कर एकत्रित करने की जो पद्धति थी वो क्या थी? जब्ती पद्धति थी, गल्ला बख्शी थी और कनकूत भी थी। तो तीनों आ जाएगा इसका आंसर। मुगल काल में यूरोप के साथ भारत का अधिकतर व्यापार होने लगा था। जलमार्ग से भी होता था, थल मार्ग से भी होता था। मुगल काल में भारत में अधिक चांदी एकत्रित हुई, तो चांदी एकत्रित हुई थी विदेशी व्यापार से। किससे एकत्रित हुई थी? विदेशी व्यापार से। 1690 के आसपास आने वाली इटली का 1690 के आसपास आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो ये था करेरी। नेक्स्ट है कि मुद्रा के अधिक प्रसार से मुख्य रूप से क्या परिवर्तन आता है? तो राजस्व एकत्रित करने के तरीकों में, आंतरिक व्यापार में, ग्राम व शहर के संबंध में। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। मुद्रा के ज़्यादा प्रसार से ये परिवर्तन आए थे। एक तो राजस्व एकत्रित करने के तरीकों में, एक आंतरिक व्यापार में, एक ग्राम और शहर के संबंधों में। फिर है तकावी। क्या होता था? तकावी एक प्रकार का किसानों का ऋण होता था। नेक्स्ट है करोड़ी कौन होते थे? तो करोड़ी वह होते थे कि वह उत्तर भारत में राजस्व वसूलने वाले वे अधिकारी होते थे जिनसे 1 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो राजकोष को प्राप्त होता था। वैसे अधिकारी जो कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और आंकड़ों का निरीक्षण करते थे। तो ये दोनों ही राइट आंसर है इसके। नेक्स्ट है किसी मुगल शासक ने सर्वप्रथम अकाल के समय राहत कार्य को शुरू किया था। तो किस मुगल शासक ने किया था? अकबर ने किया था। अकबर के किस दीवान ने भू राजस्व उपज के स्थान पर नकद जमा करवाने की प्रथा को आरंभ किया? तो टोडरमल। कौन सा दीवान था? टोडरमल दीवान। नेक्स्ट है कि भू राजस्व के लिए अकबर ने किस संवत को चलाया? तो इलाही संवत चलाते हैं ये। और माप और उस पर कर निर्धारण की प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो उसको जब्ती प्रणाली कहा जाता था। नेक्स्ट है कि मुकदम को मालगुजारी वसूल करने के लिए उसको बदले में दस्तूरी के रूप में उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो मिलता था मुकदम को? तो उनको मिलता था 2.5%। याद रखना है, मुकदम को माल गुजारी वसूल करने के बदले में दस्तूरी के रूप में उपज का 2.5% हिस्सा मिलता था। डॉक्टर सतीश चंद्रा के अनुसार मुगलों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो जागीरदारी को चलाने का ढांचा, ये था मुख्य कारण। नेक्स्ट है कि अकबर की राजधानी कौन सी थी? तो फतेहपुर सिकरी थी। कनकूत की विशेषता क्या थी? तो कनकूत की विशेषता थी अनाज को खलिहान में देखना नहीं पड़ता था। अनाज को क्या है? खलिहान में देखना नहीं पड़ता था। नेक्स्ट है आसामी क्या था? तो आसामी एक अकेला किसान, ये था आसामी। आसामी किसको बोलते थे? एक अकेले किसान को। मुगल काल के अंत में जमींदारी प्रथा में कुछ परिवर्तन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है?
तो उसमें संबंधित नहीं है। भी दूसरे राजस्व किसानों ने ज़मींदारी अधिकारों की मांग नहीं की, तो ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी सारे इससे ज़मींदारी प्रथा में जो परिवर्तन हुए उनसे संबंधित थे। एक ए ऑप्शन ये भी संबंधित है। जाट, सिख, सतनामी जैसे किसान विद्रोह के पीछे ज़मींदारों का ही हाथ था, तो ये राइट है। जब जाट या मराठा ज़मींदारों को अपने विद्रोह में सफलता हाथ लगी तो उन्होंने ज़मींदार और शासक दोनों की भूमिका अदा की, तो ये भी इनसे संबंधित है। और एक ये कि ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद में ज़मींदारों के अधिकारों में मुग़ल काल की अपेक्षा काफ़ी वृद्धि हो गई, तो ये भी इनसे संबंधित है। लेकिन ये संबंधित नहीं है कि दूसरे राजस्व किसानों ने ज़मींदारी अधिकारों की मांग नहीं की। नेक्स्ट है कि ज़मींदारी प्रथा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये सारे ही कथन सत्य है। पहला है कि ज़मींदारों ने छोटे दुर्ग बनाए और उनकी देखभाल के लिए छोटी छोटी फौज भी रखी। ज़मींदारों ने भी उपविभाजन था इनमें भी, जो मध्यस्थ ज़मींदारों के रूप में जाने जाते थे। मध्यस्थ ज़मींदार बहुत से लाभों को प्राप्त करते थे, जैसे कि लगान रहित भूमि, दलाली और उपकर आदि। तो इसका सभी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मुगलकालीन भारत में दो मुख्य कृषक वर्ग कौन कौन से थे, तो मुख्य थे खुदकास्त और पहिकास्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें है कि जागीरदारों के पास में न्यायिक अधिकार नहीं थे, तो ये कथन सत्य है, उनके पास न्याय का कोई अधिकार नहीं होता था। अब आगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, इसमें क्या है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, ये पूछा है। 1526 ईस्वी में हुई थी। मुगल काल में कितने प्रतिशत लोग गाँव में रहते थे, तो 85%। अबुल फजल की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम अकबरनामा है, आईने अकबरी है। आईने अकबरी का लेखन कब स्टार्ट हुआ, तो 1598 में पूरा हुआ था। स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें कंप्लीट हुआ था, पूरा हुआ। आईने अकबरी कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो ये 3 खंडों में प्रकाशित होता है। और मुगल काल में कृषि व्यवस्था को जानने के लिए अधिक पांडुलिपियाँ जो है वो किस क्षेत्र में मिली है, तो मुगल काल की जो कृषि व्यवस्था है इसको जानने के लिए पांडुलिपियाँ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल से मिली है। कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और बंगाल से मिली है। खुदकास्त कौन थे, ये वे किसान थे जो स्वयं अपनी खेती करते थे और खुदकास्त कहलाते थे। ये 3 तरह के कृषक कौन होते थे, खुदकास्त होते थे, पाहिकास्त होते थे और मुंजारा होते थे। मुगल काल में भूमि के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक खालसा है, एक जागीर वाली है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में सरकारी ज़मीन क्या कहलाती थी, तो मुगल काल में सरकारी ज़मीन खालसा कहलाती थी या खालिसा। हिंदुस्तान में गांव व शहर पल भर में उजड़ जाते थे, तो ये कथन किसका है, ये बाबर का कथन है। हिंदुस्तान में गांव व शहर पल भर में उजड़ जाते थे। भारत में मुगल काल में कृषि व्यवस्था सिंचाई के लिए किस पर आश्रित थी, तो मुगल काल में कृषि सिंचाई के लिए मानसून की वर्षा पर जो है वो ये निर्भर थी। मुगल काल में फसल चक्र को किन 2 नामों से जाना जाता है, तो एक खरीफ और एक रबी, इन 2 नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू कौन लेके आए थे, पुर्तगाली लेके आए थे। ग्रामीण व्यवस्था में व्यक्ति के लिए कठोर दंड क्या था, ग्रामीण व्यवस्था में व्यक्ति को ग्राम व जाति से बाहर निकालना सबसे कठोर दंड था, यानी कि सामाजिक बहिष्कार। नेक्स्ट है कि मुगल काल में ग्राम व्यवस्था का संचालन कौन करता था, तो पंचायत करती थी। गांव में जो झगड़ा होता था उनका निपटारा कौन करता था, तो पंचायत ही करती थी। नेक्स्ट है ग्रामीण व्यवस्था में जाति व्यवस्था का नियमन कैसे किया जाता था, तो जाति की पंचायत द्वारा किया जाता था। ग्रामीण व्यवस्था में जाति व्यवस्था का नियमन जाति की पंचायत द्वारा। नेक्स्ट है गाँव में गैर कृषि कार्य करने वालों की औसत संख्या कितनी है, तो जो गैर कृषि कार्य करने वालों की औसत संख्या है वो 25 से 30% होती थी। नेक्स्ट है प्रारंभिक पश्चिमी स्रोतों में गांव को क्या कहा जाता था, तो गांव को कहा जाता था एक छोटा गणराज्य कहा जाता था। नेक्स्ट है मुगल काल में गांव में आपस में विनिमय कैसे करते थे, तो वस्तु विनिमय से। मुगल काल में गांव के लोग आपस में विनिमय वस्तुओं से करते थे। नेक्स्ट है कि क्या महिलाएं मुगल काल में भूमि की मालिक हो सकती थी,
तो हाँ, मुगल काल में भूमि की मालिक हो सकती थी। नेक्स्ट है, जंगलवासियों का जीवन कैसा होता था? तो ये प्रकृति मूलक होता था जंगलवासियों का। और जंगलवासियों पर राज्य किसके लिए आश्रित था? तो जंगलवासियों पर राज्य हाथियों के लिए आश्रित था, हाथी मिलते थे इनको जंगलवासियों से। मुगल काल में जमींदारों को किन किन नामों से जाना जाता है? तो मुगल काल में जमींदार प्रारंभिक, मध्यस्थ, स्वायत्त मुखिया के रूप में जाने जाते थे। प्रारंभिक है, मध्यस्थ है और स्वायत्त मुखिया है। नेक्स्ट है, मुगल काल में जमींदारी का मुख्य आधार क्या होता था? तो जमींदारी का मुख्य आधार जो है वो पैतृक आधार पर उनको जमींदारी मिलती थी, तो ये मेन थी। नेक्स्ट है कि इस राज्य के विरुद्ध विद्रोह में कृषक व जमींदार की आपसी स्थिति क्या थी? तो राज्य के विरुद्ध विद्रोहों में कृषक व जमींदार जो है वो साथ साथ थे। याद रखना है, जब विद्रोह होते थे इनके राज्य के विरुद्ध तो विद्रोहों में कृषक और जमींदार साथ साथ थे। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था का मुखिया कौन था? अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था का मुखिया राजा टोडरमल था। मुगल काल में सबसे अच्छी जमीन को क्या कहा गया है? मुगल काल में सबसे अच्छी जमीन को पोलज कहा गया है। क्या कहा गया है? पोलज। मुगल काल में कर एकत्रित करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति कौन सी थी? तो कर एकत्रित करने के लिए सबसे मतलब कि सर्वाधिक प्रयुक्त करने वाली पद्धति होती थी जब्ती प्रणाली। क्या नाम है इसका? जब्ती प्रणाली। इटली के किस यात्री ने अपने वृत्तांत में बताया है कि विश्व का सारा सोना चांदी भारत में एकत्रित होता था? तो यह जानकारी इटली के यात्री जोवानी कारेरी ने दिया है। सारा विश्व का सारा सोना चांदी भारत में एकत्रित होता था, ये जोवानी कारेरी ने। मुगल वंश के समकालीन चीन में कौन सा वंश था? तो मुगल वंश के समकालीन चीन में था मिंग वंश। मिंग वंश। 16वीं 17वीं शताब्दी में ईरान पर किस वंश का शासन था? तो ईरान पे सफावी वंश का शासक था। चीन का हो गया, अब ईरान में कौन सा वंश था? सफावी। गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय कृषि था। मुगल काल में मुख्य फसलें कौन कौन सी होती थी? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, चना, दालें, कपास, गन्ना, नील, तिलहन फसलें, पोस्त आदि होती थी। नेक्स्ट है, कंधार में किस प्रकार की गेहूं पैदा होती थी? तो कंधार में एक विशेष प्रकार की श्वेत गेहूं जो है वो पैदा होती थी। नेक्स्ट है, उस समय दलहनी फसलें कौन कौन सी होती थी? तो मूंग, मोठ, मास, अरहर, लोबिया आदि मुख्य दलहनी फसलें पैदा होती थी। नेक्स्ट है, सबसे बढ़िया नील जो है वो कहाँ पैदा होती थी? तो ये याद रखना है, सबसे बढ़िया नील बयाना और खरखेज नामक स्थानों से उत्पन्न होती थी। उस समय भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? उस समय भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था। पोलज जो सबसे उपजाऊ भूमि होती थी, फिर परोती, फिर चच्चर और फिर लास्ट में आती थी जो बंजर होती थी वो भूमि। तो 4 भाग हो गए इनके। पोलज और परोती पर भूमि पर कितना कर लगता था? टैक्स कितना लगता था? तो 1/3 भाग जो है वो लगता था। नेक्स्ट है, कौन से शहरों में शाही कारखानों की स्थापना की गई थी? उस समय लाहौर, कौन कौन से हैं? लाहौर है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद। लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद आदि नगरों में शाही कारखानों की स्थापना की गई थी। उस समय प्रसिद्ध उद्योग जो है वो कौन सा था? तो सूती कपड़ा का उद्योग सबसे प्रसिद्ध था उस समय मुगल काल में। उस समय दरियाँ जो है वो कौन से शहरों में बनाई जाती थी? तो मुल्तान में बनाई जाती थी, लाहौर में, फतेहपुर सीकरी, अलवर, जौनपुर। मुल्तान, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, अलवर और जौनपुर आदि स्थानों पर दरियाँ बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, रेशमी कपड़ा तैयार करने के उद्योग कौन थे? तो रेशमी कपड़े में थे अहमदाबाद, बिहार, बंगाल। अहमदाबाद है, बिहार है, बंगाल है। नेक्स्ट है, ऊनी गलीचों और शालों का प्रसिद्ध उद्योग कहाँ पर था? तो ये कश्मीर में था। नेक्स्ट है, रेशमी कागज़ तैयार करने का उपयोग कहाँ पर था? तो रेशमी कागज़ तैयार करने का उद्योग जो है वो सियालकोट में था। कहाँ पे था? सियालकोट में। युद्ध शस्त्र बनाने का कारखाना कहाँ पर था? तो ये था लाहौर और गुजरात में युद्ध शस्त्र बनाने के उद्योग थे। कहाँ थे? लाहौर में थे, गुजरात में था। नेक्स्ट है, भारत का व्यापार किन किन देशों से होता था? तो लंका, श्रीलंका से, बर्मा से, जावा, सुमात्रा, तिब्बत, नेपाल, ईरान और मध्य एशिया, मिस्र, पूर्वी अफ्रीका, यूरोप आदि देशों से होता था।
तो ये हो गया अपना आज का टॉपिक कंप्लीट। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।